बनाना बॉन्ड खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, ये ऊपर और नीचे ये दोनों 180 डिग्री पर है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर आ गए, तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर आ जाते, तो इनका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वो स्टेट होती है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट वाली है और ये मिनिमम वाली है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार फिर से आ गया मैं। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट लेक्चर अटेंड करके आई होप अब थोड़ा रेस्ट कर लिया होगा आपने, थकान थोड़ी सी कम हो गई होगी। तो चलिए वापस काम पे लगते हैं बेटा, अब रुकना नहीं है, याद है ना, आपकी बार 700 बार नहीं रुकेंगे। तो बेटा थ्योरी अपन ने ऑलमोस्ट कर ली है। देखो अपन वहां पर उतने ज्यादा नीट के पीवाई को डिस्कस नहीं कर पाते, तो आपके लिए हमने क्या कर दिया, अलग से पूरा वीडियो ही बना दिया है। पीडब्ल्यू तुम बस बोलो तुम्हें क्या चाहिए, पीडब्ल्यू ऐसे तैयार रहता है, हाथ एकदम फैला के कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो बेटा नीट के पीवाईक्यू अलग से डिस्कस करवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले 40 साल के क्वेश्चन मैं तुमको करवा दूंगा, पर हाँ जिस तरीके के नीट में क्वेश्चन आते हैं वो पीवाईक्यू हमने उठा के इसमें डाल दिए हैं। कोशिश ये है कि अभी तक के पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे पैटर्न कवर हो जाएं, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर तुमको आइडिया लग जाएगा नीट में किस तरीके के तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं और जनरली जो भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमने इसमें डाल दिए हैं। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब इसको करना कैसे, मैंने लगा दिया इधर क्वेश्चन, फटाफट से पॉज मारो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर लगा दो, फिर उसके बाद सीधे वीडियो को आपको 2x पे देखना है। ठीक है, फिर जब मैं आंसर लगाऊंगा तब आंसर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन होंगे जो तुम ऐसे ही कर लोगे, खुद से टिक लगा दोगे, है ना। तो टाइम सेव करते हुए करना है, 2x पे लगा देना। जैसे ही मैंने क्वेश्चन इधर दिखा दिया, अब तुमने पॉज किया, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व किया, आंसर लगा लिया, फिर उसके बाद आंसर देख लो सही क्या है। अगर सही आ गया ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ जाओ, 2x में चलेगा ये सब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो amongst the following the total number of species not having 8 electrons, इनमें से किसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी फाइंड आउट करनी है। NH3 की बात करें बेटा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 से तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। एल्यूमिनियम के पास बेटा 3 होते हैं और 3 से क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये एक हो गया अपना। BeCl2 आपको कल नोट्स में मैंने बताया ही था, वैसे तो ये सारे ही मैंने नोट्स में बता रखे हैं आपको, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखे हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। CCl4 बेटा इसके पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कल वाला लेक्चर तुमने अटेंड किया है ना, तो मतलब ये सारे क्वेश्चन तुम्हें एकदम मक्खन लगेंगे, मक्खन। तो CCl4 में देखो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। और PCl5 की बात करें तो ये तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है। फास्फोरस के पास 5 होते हैं, पांचों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए इसने, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। Among the following the total number of species not having 8 electrons around the central atom in its outermost shell। अच्छा, इसमें वो बताने हमें जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें 8 है और इसमें 8 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं और इसमें भी नहीं है, तो इसको भी काउंट करेंगे, इसमें 8 से ज्यादा है, तो आंसर जाएगा हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट। अब पॉज कर लो, फटाफट से आंसर लगा लो और फिर देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, इसमें से किसमें पाई बॉन्ड नहीं है। तो बेटा SO2 के अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2 पाई बॉन्ड है SO2 में। ठीक है, NO2 की अगर अपन बात करें तो NO2 में भी पाई बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 में भी बेटा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और H2 तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, H2O में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, आंसर जाएगा D। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है इनमें से, CH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे मानो, देखो CH3 ऐसा है, ये H ये H ये H, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और ये दूसरा CH3 का होल ट्वाइस मतलब 2 CH3 आपस में जुड़े हुए हैं, डाइमर बनाए हुए हैं, तो ये C2H6 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब देखो दोनों कार्बन को ध्यान से देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ऐसे यहां पे कार्बन की जगह पे आप क्या लगा दो बेटा, सिलिकॉन लगा दो,
कार्बन की जगह पे आप सिलिकॉन लगा दोगे तो ये Si2H6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये Si और ये Si, तो ये Si2H6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे BH3 होल थ्राइस की बात करें बेटा, तो ये है आपका कौन सा B2H6 मॉलिक्यूल, और इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, बनाना बॉन्ड, केला बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें, और बनाना बॉन्ड खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो ये B2H6 हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और PH3 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड होते हैं, तो 3 और 3 हो गए टोटल 6 और 2 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है बेटा अपने को, करेक्ट आंसर बताना है। अब डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट, जब मैंने आपको पढ़ाया था डाइपोल मोमेंट, क्या बोला था मैंने कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, डाइपोल मोमेंट, आयनिक बॉन्ड, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन ने आराम से इसको पढ़ा था, और मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी, याद है डाइपोल मोमेंट की, वो ट्रिक्स बहुत काम आएंगी तुम्हारे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिक्स का यूज करना, बाकी सब भूल जाना है, बाकी सब जो बताया था वो भी याद रखना है, नालायकों। तो हमें बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन NH3 और NH3 वाला, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे 2024 में, 2023-22 में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खूब आए हैं, तो वो भी हमने ऐड किए हैं इसमें। द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। तो बेटा जब अपन ने NF3, ये तो आपको मैंने बताया ही था, है ना, आप अगर मुझसे पढ़े हुए हो तो ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है। NF3 और NH3, चाहे आप किसी भी बैच में पढ़े हो, चाहे आप यकीन में पढ़े हो, आप अर्जुना में पढ़े हो, आप प्रचंड में पढ़े हो, किसी भी मुझसे अगर पढ़े हो तो ये क्वेश्चन होगा ही होगा, है ना। तो इसमें अपने को क्या करना है बेटा, अपने को पहला स्टेटमेंट बताना है कि इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो अपने को करेक्ट वाला आंसर ढूंढना है इसमें। तो NH3 और NF3 में अपने को पता लगाना है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। तो याद है ना कैसे सॉल्व किया था इसमें, इसमें डाइपोल मोमेंट्स का जो डायरेक्शन था अपना, वो ऐसे था नाइट्रोजन की तरफ, ये तीनों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ था, और लोन पेयर का भी इसी तरफ था, तो सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर ऐड हो जाता है, जबकि यहां पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे है, तो यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर मिलता है, तो दोनों पोलर हैं, पर यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर मिलता है, यहां पर ऐड होकर मिलता है, तो इसलिए वैल्यू यहां पर कम होती है, यहां पर ज्यादा होती है, तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा मिलता है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो ये वाला ज्यादा पोलर है और ये वाला कम पोलर है, NH3 विल बी मोर पोलर। और हमें क्या बोल रहा है, डाइपोल मोमेंट NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये सही नहीं है। 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का जब आपको रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बताया जाता है, रेजोनेंस बताया जाता है, तब कार्बोनेट के रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है ना। तो ऑर्गेनिक में वैसे आपने बेटा रेजोनेंस पढ़ा हुआ होगा, है ना, ज्यादा डिटेल में तो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, जैसे ये एक इसका स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, और ये तीसरा स्ट्रक्चर है ना, ऐसे 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, B will be the right answer। 3 resonating structures can be drawn for ozone। नहीं, ओजोन के 3 नहीं, 2 ही स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे, ओजोन का एक तो ये स्ट्रक्चर बनता है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन क्या करते हैं, कोवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव और इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस करा दो, तो एक स्ट्रक्चर और मिल जाएगा आपको, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सेंटर वाले ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा। तो ओजोन के 2 ही स्ट्रक्चर बनते बेटा, 3 नहीं बनते, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। BF3 के लिए बोल रहा है कि नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन जीरो थोड़ी, इसका तो जीरो होता है। याद है ना क्या ट्रिक बताई थी मैंने, क्या ट्रिक बताई थी बेटा, एक इधर एक इधर एक इधर, जीरो लोन पेयर है, और अगर सारे टर्मिनल एटम सेम है तो उसको देखते ही क्या लगा दो, नॉन पोलर लगा दो, क्या लगा दो, नॉन पोलर लगा दो, ठीक है।
ठीक है, हो गया। तो अपने को बी करेक्ट आंसर मिल गया। अगर सारे टर्मिनल एटम सेम हैं और जीरो लोन पेयर हैं तो उसको देखते ही क्या लगा दो बेटा, नॉन पोलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल NH3, H2S, CH4 एंड HF। इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लगाना है। देख रहे हो डाइपोल मोमेंट के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और कई सारे तो हमने डाले नहीं है क्योंकि फिर एक ही टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते, इसलिए कई सारे तो रिमूव किए इसमें से। तो डाइपोल मोमेंट अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। NH3 अब अपने को कंपेयर करना है इसमें, तो इसमें सबसे पहले तो वो निकाल लो जो नॉन पोलर है। क्या NH3 नॉन पोलर है? अब तुम देखते ही बता दोगे कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है, क्योंकि कल तुमने पढ़ लिया मुझसे। तो NH3 एक लोन पेयर रखता है, इसका मतलब ये पोलर है। एक लोन पेयर वाला तो हर कोई पोलर है। ये पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर मतलब नॉन पोलर, और ये भी पोलर है। ठीक है, अब HF में एक ही बॉन्ड है, तो जब एक ही बॉन्ड होता है तब तो अपन सिर्फ ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका जीरो ना हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है मतलब इनका जो बॉन्ड है वो पोलर है, और इनका बॉन्ड अगर पोलर है तो ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो HF भी पोलर है। तो नॉन पोलर हो गया अपना CH4, यानी कि सबसे कम तो CH4 की पोलैरिटी रहेगी, यानी कि डाइपोल मोमेंट सबसे कम CH4 का रहेगा। अब सबसे लास्ट में CH4 देखो आपको एक इस ऑप्शन में दिख रहा है और एक इस ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन हटा दो, इसमें सबसे आगे दे रखा है तो वैसे ही गलत हो गया है ना, और ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हटा दो। अब बचा अपना B और D। अब B और D में देखो आपको क्या दे रखा है, इधर H2S HF का सबसे कम दे रखा है, जबकि अगर आप HF का देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा HF में ही है ना भाई। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है और इसकी 4 है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड HF में ही है, तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी रहेगी किसमें, HF में। फिर NH3 की अगर अपन बात करें और H2S की अपन बात करें तो उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ HF से ही आंसर आ रहा है हमारा, है ना, आंसर आ जाएगा हमारा D। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। इनमें से कौन नॉन पोलर है? लो ये भी आसानी से हो जाएगा, कल जो तुम्हें ट्रिक्स बताई थी उसकी हेल्प से। तो देखते ही मुझे आंसर पता लग रहा है, मुझे तो देखते ही आंसर पता लग रहा है। अब तुम लोग अगर करोगे चेक तो कैसे करोगे बेटा, स्ट्रक्चर बना लो, CH2O ये आपका स्ट्रक्चर बना लिया आपने, ठीक है। अभी सारे टर्मिनल एटम सेम नहीं है, सारे टर्मिनल एटम सेम होते और जीरो लोन पर होते तब अपन नॉन पोलर बोलते। अगर सारे टर्मिनल एटम सेम नहीं है तो अब क्या करेंगे, अब अपन निकाल के देख लेते हैं। जैसे इन दोनों के लिए इस तरफ रहेगा डायरेक्शन और इसके लिए इस तरफ रहेगा, इन दोनों बॉन्ड का डायरेक्शन इस तरफ ही है, तो यहां पर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब ये कैसा मिल जाएगा आपको, पोलर मिल जाएगा, ठीक है। SbCl5 बेटा सारे टर्मिनल एटम सेम है, जैसे PCl5 नॉन पोलर आता है एज इट इज, उसी तरीके से हमारा SbCl5 नॉन पोलर आ जाएगा, है ना। ये ऊपर और नीचे ये दोनों 180 डिग्री पर है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर आ गए, तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर आ जाते, तो इनका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इनका भी रिजल्टेंट क्या आ जाता है, जीरो। तो ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो, ये दोनों का रिजल्टेंट जीरो, ओवरऑल मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। फिर NO2 में भी बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर है, यहां पर भी डाइपोल मोमेंट जीरो आने की कोई संभावना नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, पोलर हो जाएगा। और POCl3 यहां पर भी लोन पेयर तो जीरो है लेकिन सारे टर्मिनल एटम सेम नहीं है। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 कर दिए ऑक्सीजन के साथ और 3 कर दिए Cl के साथ शेयर, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए इधर हो जाएगा बेटा और इनके लिए इधर हो जाएगा, है ना। बट क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल भी पोलर तो जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, और ये हमारा नॉन पोलर हो जाएगा, ये तो हमें देखते ही पता चल गया था, है ना। SbCl5 विल बी द आंसर।
तो मेनली जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं ना वो आते हैं डाइपोल मोमेंट में पोलैरिटी के। आपको पोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, कौन ज्यादा पोलर है, मतलब कंपेयर करवा लेगा इनमें से बताओ ज्यादा पोलर कौन है, ऑर्डर क्या है डाइपोल मोमेंट का। ये जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, तो सभी का चेक करना है जीरो। बोरोन ट्राइफ्लोराइड मतलब BF3, इसका तो जीरो होता ही है, हमें मालूम है। HF का जीरो नहीं होता, अभी हमने देखा था HF का तो बहुत ज्यादा होता है, HF का तो सबसे ज्यादा था। ठीक है ना, और एक ही बॉन्ड है, जब एक ही बॉन्ड हो तो सिर्फ इस बॉन्ड की पोलैरिटी से ही मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिसाइड हो जाती है। और ये क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है, 2.1 और 4 1.9 का डिफरेंस है, तो अच्छा खासा EN डिफरेंस है, मतलब इसकी तो पोलैरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा CO2, ये भी लीनियर होता है, नॉन पोलर होता है। और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे बेटा, ये बेंजीन है, ये 1 पोजीशन है, तो 1 2 3 यानी कि मेटा क्लोरोबेंजीन की बात कर रहा है, तो ये भी नॉन पोलर नहीं है, ये भी पोलर है। तो सिर्फ ये पोलर नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर है, बाकी HF और डाइक्लोरोबेंजीन 1,3 वाला जो है वो है, दोनों क्या है, पोलर हैं। ठीक है ना, यहां पर ये अपन ने किया भी था जब अपन ने एप्लीकेशंस पढ़ी थी डाइपोल मोमेंट की, उसमें ये एग्जांपल लिया भी था, ऑर्थो मेटा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट हमने कंपेयर किया था। इसका ऑर्थो से कम होता है और पैरा से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद देखो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड बोले तो NF3, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसको सॉल्व किया था, NF3 पोलर होता है, हालांकि NH3 से कम पोलर होता है बट पोलर होता है, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा, हमें तो वो बताने जिनके क्या हो, जीरो डाइपोल मोमेंट हो। और बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, ये लीनियर होता है, ये नॉन पोलर होता है बेटा। वाटर बोले तो H2O, ये भी पोलर होता है, ये तो पता ही अपने को बचपन से, ये तो अपन पैदा होते पता चल गया था। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन मतलब यही वाला। ठीक है, फिर बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 BeF2 CO2 और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 मतलब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कल हमने देखा था, है ना, इसके लिए था इधर और इसके लिए था इधर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, मतलब ये क्या हो गया बेटा, नॉन पोलर। CO2 कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, BeF2 भी नॉन पोलर और BF3 भी नॉन पोलर, आंसर जाएगा हमारा C। ठीक है, अमोनिया NH3, ये भी पोलर होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी पोलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका सेम है। तो कल आपको मैंने ट्रिक बताई थी एक बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग, 14 पे याद रख लो 3 होता है, उसके ऊपर और नीचे जाओगे तो डिक्रीज कर दो, ठीक है 0.5 से। तो N2 और O2 माइनस, अपने को क्या निकालना है, सेम बॉन्ड ऑर्डर। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते, कितना था बेटा बॉन्ड ऑर्डर, 3 था। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 16 पे आता है 2, तो 17 पे कितना आ जाएगा 1.5, सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। CO की अगर अपन बात करें तो CO में 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। NO में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 और 8 15, 15 पे कितना आता है 2.5, ये भी हमारा आंसर नहीं है। O2 में होते कितने इलेक्ट्रॉन, 16, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2, और NO प्लस पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो 7 और 8 15, 15 में से एक गया तो 14, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3। ऐसे CN माइनस और CO, CO में तो 14 इलेक्ट्रॉन थे, 3 होता है। CN माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 6 और 7 13 और एक 14, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपको बॉन्ड ऑर्डर सेम देखना है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आप ये देख लो कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा। तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा D, है ना। कल आपको ये लिखवाया था ना मैंने कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। अब इससे ऊपर जाओ, 15 पे जाओ, 15 पे जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5, 16 पे क्या हो जाएगा 2, 17 पे क्या हो जाएगा 1.5, और 18 पे क्या हो जाएगा 1, 19 पे क्या हो जाएगा 0.5, और 20 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। सिमिलरली डिक्रीज करते जाओ, अगर आप 13 इलेक्ट्रॉन पे हो तो 2.5, अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल आए जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 12 है अगर तो 2 आ जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 9 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0।
ये आपको कल ट्रिक बताई थी अपन ने, है ना। अब आप इसको कुछ भी बोल लो, इसको आप हिट ट्रिक बोल लो, आप इसको एचएस फंडा बोल लो, जो आपको समझ में आया वो आप बोल लो, ठीक है। पर हाँ, बॉन्ड ऑर्डर हम इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के निकालते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4NH3H2O। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉल्स स्टेटमेंट बताना बेटा अपने को, गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। The HCH bond angle in CH4 is larger than the HNH bond angle in NH3। CH4 में बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो जब भी बॉन्ड एंगल की जरूरत पड़े। तो हमें मालूम है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? ये भी हमें मालूम है, ये बता रखा मैंने आपको। NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 107 डिग्री होता है। कितना होता है? 107 डिग्री। फिर नेक्स्ट, द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 एंड HOH बॉन्ड एंगल इन H2O ऑल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ये वाला तो गलत हो गया, ये बोल रहा है लार्जर होता है, नहीं सही हो गया, ये तो सही हो गया। ये बोल रहा है कि इसमें लार्जर है, तो हाँ सही है, 107 और 109, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। CH4 में कितना होता है बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। NH3 में कितना होता है बेटा? 107 डिग्री के अराउंड। और H2O में कितना होता है? 104.5। तो सभी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। देन HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। ये गलत हो गया। H2O में 104.5 डिग्री होता है और CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यही हमारा आंसर होगा, सी। और HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। ये भी सही है, 104.5 डिग्री 160 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर जाएगा सी। आगे समझ में, आसान है एकदम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। देखो फिर वापस डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा ना डाइपोल मोमेंट के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपसे CH4 पूछा है, तो CH4 तो आपको पता ही है, जब सारे टर्मिनल एटम सेम हो, लोन पेयर 0 हो, तो ये तो नॉन पोलर होता है। NH3 और NF3 में अपन ने कंपेयर कर ही रखा है, किसका ज्यादा होता है? NF3 में, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं, और NH3 में क्योंकि डायरेक्शन सेम होते हैं डाइपोल मोमेंट्स के, यानी कि बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलता है, इधर सेम डायरेक्शन में है, इस तरीके से। और CO2 भी नॉन पोलर है, आपको पता ही है, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, नॉन पोलर। तो NH3 और NF3 ये तो दोनों नॉन पोलर हो गए। अब NH3 और NF3 में से NH3 ज्यादा पोलर है, तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका मिल जाएगा? NH3 का। नेक्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन भी कई आते हैं अपने नीट के एग्जाम में, कि इधर मॉलिक्यूल या कोई भी आयन दे देगा और सामने इसकी ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो वो आपको पता लगाना रहेगा। तो ये तो आसान होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस तो कर लोगे तुम लोग। जैसे NH3 की बात करें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, यानी कि इसका मैच ये हो जाएगा। BRF5 में बेटा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है ना। कैसे सर? Br एक बार बता दो, BRF5 में कैसे निकाला हाइब्रिडाइजेशन? तो बेटा ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब उससे 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर क्या आता है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, यानी कि B का क्या हो जाएगा? 4। तो A का 1 और B का 4, A का 1, तो ये लो यहीं पर तो आंसर पता चल रहा है, आंसर ही सिर्फ ए से ही पता चल रहा है। XgF4 क्या हो जाएगा बेटा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर, है ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, इसका हो जाएगा 2, और SF6 अपना ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। आसान है। नेक्स्ट, among the following which one has the maximum number of lone pair electron repulsions। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस बताने अपने को, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के इनके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। XgF2 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा बेटा। XgF2 में हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आप निकालोगे तो आएगा sp3d और लोन पेयर आएंगे 3। तो कैसे निकालें फिर? ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, XgF2 आपका
ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन विद 3 लोन पेयर। तो यहां पर कितने लोन पेयर रिपल्शन है देखो, 1 2 3, यहां पर ये तीनों आपस में 120 डिग्री पर हैं और तीनों 120 डिग्री पर हैं अगर, तो इनके बीच में 3 लोन पेयर रिपल्शन है। तो इधर कितने लोन पेयर रिपल्शन आ रहे हैं, 3। ClF3 में देखिए लोन पेयर रिपल्शन, तो इसमें कितने लोन पेयर है बेटा, ये बेंट टी शेप का मॉलिक्यूल है और इसमें आपको 2 लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। तो इधर 2 लोन पेयर्स हैं, तो इनके बीच में एक रिपल्शन होगा, ठीक है, इनके बीच में एक लोन पेयर रिपल्शन होगा, ठीक है। यहां पर 1 2 3 लोन पेयर रिपल्शन थे, उधर एक ही लोन पेयर रिपल्शन है। IF5 में तो एक ही लोन पेयर है, इसके अलावा लोन पेयर ही नहीं है, तो लोन पेयर रिपल्शन के लिए एटलीस्ट 2 लोन पेयर तो चाहिए ना। तो IF5 और SF4 दोनों में एक एक ही लोन पेयर है, तो इसमें तो लोन पेयर रिपल्शन है ही नहीं, इसमें एक है और इसमें 3 है, यानी कि आंसर क्या जाएगा, ए। IF5 का भी स्ट्रक्चर बना लो, जैसे BRF5 बनाया था वैसे ही IF5 बना लो। ये लो IF5। और ऐसे SF4 अपना SF4 होता है अपना बेंट, सॉरी, सीसॉ शेप का या फोल्डेड स्क्वायर शेप का, या फिर इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अपना SF4 है, तो इनमें तो लोन पे रिपल्शन ही नहीं है, उसमें एक है और इसमें 3 है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्री वाला, चलो फटाफट से करो इसको, ये तुम लोगों को ही करना है, ठीक है। मैं सीधे आंसर बताता हूं, पॉज करके फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो इस बार, ऐसे तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब तुम पहले सॉल्व कर लोगे और फिर देखोगे सही आंसर आया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है। PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन 0 लोन पेयर, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। बोले तो ए का हो जाएगा 4, अब ए का 4 इसमें और इसमें, यानी कि ए और बी ऑप्शन हटा दो। SF6 sp3d2 0 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो बी का आ जाएगा 3, अब बी का 3 इसमें है उसमें भी है, ठीक है। BRF5 sp3d2 विद 1 लोन पेयर और BF3 में sp2 विद 0 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, तो C का हो जाएगा 1 और बचा क्या, D का 2, तो C का 1 और D का 2 हमें आंसर मिल रहा है D, ठीक है। आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। मतलब ये क्वेश्चन देखो, अभी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फिर आइडेंटिफाई, अब ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड PCl5, PCl5 के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो PCl5 की ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में मिलता है। तो ये तीनों पोजीशन जो हैं ये कहलाती है बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन, ये कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये कहलाती है एक्सियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में 3 Cl हैं और तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड 120 डिग्री पर है ना, ये वाला भी और ये वाला भी तीनों। फिर बोल रहा है कि 2 एक्सियल PCl मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर, ये एक्सियल दोनों 180 डिग्री पर है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। फिर एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड, ये भी सही है, ये बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लॉन्गर देन, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये भी सही है। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, नहीं ये तो अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, ये तो PCl5 तो फटाफट से टूटता है बेटा PCl3 में और Cl2 में, ये तो अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, और इसीलिए होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये तो बहुत आसान है। BCl3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका बेटा, sp2 और ट्राइगोनल, अच्छा BCl3 है तो Cl लगा दो F की जगह पे, ये लो, ये तीनों एंगल 120 डिग्री के, आंसर आ जाएगा, ठीक है। PH3 ये ड्रेगोस रूल का एग्जाम्पल है और ये मैंने आपको बताया था, इसका
एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बस बताया था क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ये बॉन्ड एंगल जो है नियरली इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, वैसे 93 और 94 डिग्री के आसपास का होता है ये एंगल, पर नियरली इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। ClF3 भी बेंट टी शेप है बेटा, तो इसमें भी ये जो एंगल होते हैं ऑलमोस्ट नियर टू 90 डिग्री, 90 से थोड़े से कम होते हैं, थोड़े से रिपल्शन की वजह से, पर 90 डिग्री के राउंड होते हैं। NCl3 में भी बेटा ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होता है, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होते हैं, इक्वल नहीं होते, 109 डिग्री के नियर होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, गलत, यही स्टेटमेंट गलत है बेटा। CH4 टेट्राहेड्रल है और SeF4 डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, जिसको सीसॉ शेप बोलते हैं हम, या फोल्डेड स्क्वायर शेप बोलते हैं हम। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा आंसर होगा। I3 प्लस हैज बेंट शेप, बिल्कुल I3 प्लस बेंट ज्योमेट्री का होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। आयोडीन 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा के साथ बेंट शेप I3 प्लस में रखता है। PH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, PH5 भी एग्जिस्ट नहीं करता और BiCl5 भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके एग्जिस्ट ना करने का रीजन है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और BiCl5 के एग्जिस्ट ना करने का रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे बेटा, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमको ये बताता है कि बिस्मथ का सिर्फ एक ही पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करता है और वो है BiF5, BiCl5, BiBr5 और BiI5, ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करते। और PH5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो PH5 हो गया बेटा, SH6 हो गया, SH4 हो गया, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते ड्यू टू सेम रीजन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। या फिर SiH6 2 नेगेटिव हो गया, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है पीपाई डीपाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, हाँ सही है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कैसे पता लगाना होता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो सारे पीपाई, अगर sp2 है तो एक पीपाई और उसके अलावा सारे पीपाई डीपाई, और अगर sp3 है तो सारे पीपाई डीपाई बॉन्ड होंगे। तो इसमें एक बॉन्ड तो पीपाई है और एक बॉन्ड पीपाई डीपाई प्रेजेंट होगा। आंसर हमारा क्या जाएगा? आंसर तो 1 आ ही गया हमारा, है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। ये तो VSEPRT का ऑर्डर है, ये मैंने आपको बताया था कि एक इस ऑर्डर में पूरी VSEPR थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। बी आंसर हो जाएगा। देखो ये भी नीट में पूछा गया है, जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको बोला ही था कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसमें पूरी थ्योरी एक साथ सिर्फ ये एक ऑर्डर कवर कर लेता है, और ये भी हमसे नीट में पूछा जा चुका है। मैंने बोला था ना आपको कि ये नीट में पूछा जा चुका है बेटा, इंपॉर्टेंट भी लगवाया था, है ना। ये मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जिसमें अपने से बॉन्ड एंगल कंपेयर या फिर बॉन्ड लेंथ वगैरह या फिर स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल वाले सबसे ज्यादा आते हैं। अब अपने से पूछ रहा है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसमें है? नाइट्रोजन के अराउंड। तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे बेटा तो ये आपका NO2 प्लस का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, NO3 माइनस, इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री। अब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से ज्यादा किसी में हो ही नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम इसी में ही है, तो आंसर ए ही जाएगा। ठीक है, NO3 माइनस में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा? NO3 माइनस में बॉन्ड एंगल, ये लो, चाहो तो इसको कोवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लगा लेना, मतलब ऐसे बना लेना इसका स्ट्रक्चर, और फिर रेजोनेंस करवा देना। ये लो, कार्बोनेट के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, रेजोनेंस हो जाएगा, कार्बोनेट के जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल, अपने को तो बॉन्ड एंगल पता लगाना है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तीनों जगह 120 डिग्री रहेगा क्या सर? हाँ, क्योंकि रेजोनेंस है, तो ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है सिर्फ, इसमें ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें भी 120 है। NO2 में मैंने आपको बताया ही था, NO2 में बॉन्ड एंगल 134 डिग्री होता है, इसको याद ही रख लेना, है ना। और NO2 माइनस में भी बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री है ना।
बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन पोलर है? ये तो अब आप देखते ही बता दोगे। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। एक लोन पेयर वाला केस हो गया है, SF4 में एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर तो देखते ही पोलर लगा दो। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। सारे टर्मिनल एटम सेम, दो लोन पेयर, और दो लोन पेयर के केस में sp3d2 और d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो नॉन पोलर, उसके अलावा कोई और हाइब्रिडाइजेशन है तो पोलर। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है विद टू लोन पेयर, मतलब ये कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर। मतलब XeF4 का अगर आप चित्र बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा ये लोन पेयर और ये लोन पेयर आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, और ऐसे ही ये और ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ये और ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो XeF4 नॉन पोलर हो गया। सिमिलरली SF4 आपको बताया ही था, सी सॉ शेप का, तो इसमें एक लोन पेयर है तो ये तो पोलर मिलना ही है ना? आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom. BF3 में ये तो अपन ने पता नहीं कितनी बार ही कर लिया बेटा, BF3 तो अब याद ही हो गया अपने को। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के अराउंड, 3 ऑलरेडी होते हैं और 3 शेयरिंग के बाद 6 हो जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन और sp2 और 6, मतलब आंसर बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी, ये कोविड वाला क्वेश्चन है बेटा, 2020 में कोविड में आया था और अच्छा क्वेश्चन है, और ये जब मैं पढ़ाता हूं तब भी मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है। और ये जब आया था ना कोविड से पहले भी मैं यही बोला करता था कि बेटा यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ लिया गया, क्योंकि उससे पहले तो कभी पूछा नहीं गया था, तो बच्चे कह रहे थे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, छोड़ दो इसको, ऐसे करके छोड़ दिया करते थे। पर क्वेश्चन आ गया और कंफ्यूज हो गए, तो फिर सही नहीं हुआ उनका, है ना? तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वो स्टेट होती है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट वाली है और ये मिनिमम वाली है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस यही तो अपना बॉन्ड एनर्जी होता है, यही तो बॉन्ड एनर्जी होता है। और ये जो डिस्टेंस होता है अपना, ये क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है ना? तो B माइनस ए, यहां जो एनर्जी लेवल है वो B और यहां पर A है, इनका जो डिफरेंस है ये तो हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी, है ना? और इसको आप कुछ भी पॉइंट मान लो, इसको कुछ भी पॉइंट मान लो, और इसको T मान लो या L मान लो, इसको L मान लो और इसको O मान लो। तो अगर बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो L माइनस O कर देना, ठीक है ना? तो आपने से क्या पूछा बेटा? बॉन्ड एनर्जी पूछा H2 मॉलिक्यूल का। जब बॉन्ड नहीं बना था तब इतनी एनर्जी थी, जब बन गया तब इतनी एनर्जी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बॉन्ड एनर्जी है। मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने में, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने में, तो B माइनस ए इनका डिफरेंस, आंसर आ जाएगा डी, है ना? सर B माइनस ए बाय 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा वो H2 के बीच में जो बॉन्ड बनाया ना, उस बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो पूछ रहा है, और बॉन्ड दोनों एटम्स ने मिलकर बनाया है। अगर आप किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में बात करोगे तब आप बाय 2 करोगे, अभी तो आप बॉन्ड की बात कर रहे हो ना, तो उसमें दोनों एटम मिलके बना रहे हैं ना बॉन्ड, तो दोनों जब आपस में जुड़े तब कितनी एनर्जी रिलीज करी? जब सिंगल सिंगल थे तब इस एनर्जी लेवल पर थे, जब जुड़ गए तब इस एनर्जी लेवल पर आ गए, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, तभी तो बॉन्ड बना है, तभी तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड एनर्जी हमेशा दो एटम्स के लिए बताई जाती है, तो इसलिए बाय 2 नहीं करेंगे, B माइनस ए करेंगे। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल NO2 प्लस, NO3 माइनस और NH4 प्लस। इसमें आपने निकाला ही था बेटा अभी NO2 प्लस में, है ना? इसका स्ट्रक्चर कैसा था? इस प्रकार का था, sp हाइब्रिडाइजेशन है। NO3 माइनस में भी अपन ने अभी निकाला था, ये NO3 माइनस का हो गया, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है? और NH4 प्लस, ये NH4 प्लस, तो उसमें sp2 है और इसमें sp3 है, तो sp sp2 sp3, sp sp2 sp3, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4, ये भी अपन ने कर लिया है अभी, पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं इसको। XeF4 4 सिग्मा, 2 लोन पेयर, sp3d2 2 लोन पेयर के साथ स्क्वायर प्लेनर, 2 लोन पेयर के साथ स्क्वायर प्लेनर। तो हमसे क्या पूछा है? ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन।
स्क्वायर प्लेनर और sp3d2। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछता तब हम ऑक्टाहेड्रल लिखते। याद रखना इस बात को, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछेगा तब हम ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। अगर ज्योमेट्री पूछ रहा है तो सिर्फ अपना स्क्वायर प्लेनर और sp3d2। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी काउंट करते हैं, मतलब लोन पेयर्स को भी काउंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज हुए हैं किस तरीके से वो बताया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ज्योमेट्री या शेप की बात कर रहा है तो सिर्फ बॉन्ड पेयर्स काउंट करने। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। अब N2 मॉलिक्यूल का जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे आपको उसका एनर्जी का सीक्वेंस लिखना है। तो कैसे बनाया था बेटा अपन ने, सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये था 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब N2 की बात कर रहे हैं तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भर लो पहले 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये रहे ऑर्बिटल्स भरे हुए। अब इनको इसी सीक्वेंस में लिख दो, ये नीचे से ऊपर एनर्जी के बढ़ते हुए सीक्वेंस में, तो इनको लिख दो इस तरीके से। तो क्या सीक्वेंस आ जाएगा, सबसे पहले लिखा हमने क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा स्टार 1s, सबसे पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना। फिर पाई 2px2, पाई 2py2, और इनके बीच में इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों डीजनरेट है, दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए साइन हमने इक्वल का लगा दिया। और फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, ये हो गया एनर्जी का सीक्वेंस। अब देख लेते हैं, चलो कहां पर दिया हुआ है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल पाई 2py, पाई स्टार 2px। अब यहां पे पहले क्या आना चाहिए था, सिग्मा, ये आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py इक्वल सिग्मा 2pz, सही है, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही है एनर्जी का, बी आंसर हो जाएगा अपना। फिर सिग्मा 1s, बाकी के भी चेक कर लेते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, ये इसको पहले लिख दिया, ये तो 14 से ज्यादा वाला था, तो ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी यही लिखा हुआ है। सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। एनर्जी का सीक्वेंस आपको अगर डायग्राम याद है तो एनर्जी का सीक्वेंस भी याद रहेगा। और ऐसा क्यों होता है यहां पर, ऐसा क्यों होता है यहां पर, ड्यू टू sp मिक्सिंग की वजह से। क्यों होता है बेटा, sp मिक्सिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग MOT। तो पहला बोल रहा है द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। हाँ, पाई स्टार वाला कैसा था, ऐसा बनाया था अपन ने, तो उसमें एक नोडल प्लेन इधर से जा रहा था और एक नोडल प्लेन इधर से जा रहा था। ठीक है, मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में से एक नोडल प्लेन जरूर पास हो रहा है। द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव अ नोड, अच्छा नोड बोल रहा है तो नोडल प्लेन में नहीं, नोड तो हाँ बिल्कुल हाँ, इधर सेंटर में एक नोड है ऑब्वियसली, है ना, सही है। हमसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट वाला पूछ रहा है। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स रीइंफोर्स ईच अदर। हाँ, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाती है, एडिशन हो जाता है दोनों के वेव फंक्शंस का। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब अपने को BMO मिलता है तो अपने को जो साई मिलता है, वेव फंक्शन जो मिलता है वो क्या मिलता है, साई A प्लस साई B का ही तो मिलता है। BMO के केस में दोनों वेव फंक्शंस ऐड हो जाते हैं, तो हाँ, दे बोथ रीइंफोर्स विद ईच अदर। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px एंड 2py
सबसे पहली बात तो 2px और 2py कंबाइन होकर कोई सा भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो उसकी सिमेट्री की तो बात ही नहीं करेंगे अपन, जब ऑर्बिटल ही नहीं बनेगा तो सिमेट्री आएगी। ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2px और 2py के मिलने से बनता है आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पाई बॉन्ड्स जो है ना, अपने पाई वाले बीएमओ जो है ना, वो बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। A pi bonding molecular orbital has larger electron density above and below the internuclear axis। हाँ, ये भी सही स्टेटमेंट है, C will be the answer। Next, which among the following is incorrect statement? O2 plus is diamagnetic। बताया था मैंने तुमको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालने का तरीका, कैसे पता लगाते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सीधे देखते ही पैरामैग्नेटिक लगा दो, और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 10, 16 और 32, ये केस छोड़ के बाकी सारे डायमैग्नेटिक, ये वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, पहले ही इनकरेक्ट हो गया। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 एंड O2 माइनस एंड O2 2 माइनस आर 2.5। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है, 2.5, इसमें 16 है, 2 होगा। O2 माइनस में 17 है, 1.5 होगा, और इसमें 1 होगा। तो 2.5, 2, 1.5 एंड 1 सही है ये वाला स्टेटमेंट। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है। C2 का अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो C2 वाला डायग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा N2 वाला है। C2 में भी सेम यही डायग्राम बनेगा, बस इलेक्ट्रॉन आपको 12 भरने होंगे, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है C2 मॉलिक्यूल में। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो 2 डिजनरेट ऑर्बिटल है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। और वो यही तो बोल रहा है कि C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ सही है। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। H2 में 2 होते हैं तो H2 प्लस में 1 रहेगा। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो देखकर ही पता लग रहा है He2, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा इसमें, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। O2 तो हमें मालूम ही है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। C2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और Li2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है ना। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, डी विल बी द आंसर। Which of the following diatomic species has only pi bonds according to the molecular orbital theory? ऐसे 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, B2 और C2। B2 और C2 में इसमें एक ही पाई बॉन्ड होता है, मतलब एक ही बॉन्ड होता है और वो भी पाई बॉन्ड होता है। और C2 में 2 बॉन्ड होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो B2 और C2 में से C2 दिया हुआ है, आंसर जाएगा C। जैसे कि यहां पर देखो, अभी समझाया था आपको, C2 में यहां तक के इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो ये पाई 2px और पाई 2py वाले जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये बॉन्ड बनने को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना मतलब एक बॉन्ड बन गया है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना मतलब एक बॉन्ड बन गया है। तो C2 में ये दोनों भरे हुए मतलब 2 पाई बॉन्ड बने हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो N2 में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा, C2 में 2 पाई बॉन्ड, और B2 में यहां और यहां दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 0.5 और 0.5 एक बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn प्लस Cn माइनस NO और Cn। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बताना है। NO में कितना होगा बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन है, तो बता दो तुम ये बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। Cn माइनस में कितने होंगे बेटा? 6 और 7 13 और एक 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। Cn में कितना होगा? 2.5। Cn प्लस में कितना होगा? 12 इलेक्ट्रॉन है, 2। आंसर क्या आ जाएगा? Cn माइनस, है ना आसान। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 2 प्लस और O2 2 माइनस। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। कैसे बताएंगे? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। जब भी स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ ये सब पूछा जाए ना MOT के रिगार्डिंग, तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना सबसे पहले। तो इसमें आ गया 2, इसमें आ गया आपका 1.5। O2 प्लस 2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, और O2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 1 आ गया। अब सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 2 प्लस में, तो O2 2 प्लस सबसे आगे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर आ जाएगा B, है ना। बॉन्ड ऑर्डर 3, 2,
और 1.5 और 1, है ना, आंसर बी हो जाएगा अपना। बॉन्ड ऑर्डर ये लिख लेना, स्टेबिलिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, यही ऑड है और यही पैरामैग्नेटिक है। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। ऑड वाले देख लो, और ऑड वाले अगर ना मिले, इवन वाले ही हों सारे, तो इवन वाले में याद रखना 10, 16, 32 वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, उसके अलावा सारे डायमैग्नेटिक होंगे। नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग किसमें है, तो अपनी एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसी में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है ये आपको मैंने बता भी रखा है, आपके नोट्स में भी है। ये रही इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, मतलब यहां पर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें भी नहीं है, ये तो पैरा वाला है, इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, सिर्फ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सेल्यूलोज में होती है। आप तो बायो वाले स्टूडेंट हो, आपको पता ही होगा। अब सपोज सर हमें तो नहीं पता कि सेल्यूलोज में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। सेल्यूलोज में एक्चुअली इंटर और इंट्रा दोनों होती है, बोथ इंटर और इंट्रा दोनों होती है। कैसे, उसका तो खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, तो वो आई डोंट थिंक मैं आपको बना के दिखा पाऊंगा, तो आपको उसके स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं है ना। आप बाकी के 3 ऑप्शन चेक कर लो। कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड, क्या इसमें कहीं से कहीं तक आपको इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कंडीशंस नजर आ रही है? नहीं, मतलब इसमें इंट्रामोलिकुलर नहीं होगी। H2O2, क्या इसमें कहीं से कहीं तक आपको इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की कंडीशन नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और HCN, ये तो आपके क्लास के ही एग्जांपल्स हैं, इनमें कहाँ कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है? इन सब में इंटर इंटर इंटर, ये तो डाइमर बना के एग्जिस्ट करता बताया था ना, है ना। तो ये सभी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करते हैं, और सेल्यूलोज में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग रहेगी। तो ये थे बेटा आपके केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पीवाईक्यू, कुछ जरूरी पीवाईक्यू। सारे पीवाईक्यू डिस्कस नहीं किए, जितने जरूरी थे उतने ही किए। ये आपको आइडिया देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरिकल हमने पढ़ ही लिए, क्वेश्चन आज कर ही लिए, आपका केमिकल बॉन्डिंग तैयार। आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फोड़ दोगे नीट का एग्जाम अगर आपने इतनी प्रैक्टिस भी कर ली है तो। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, हम पे भरोसा रखना, जरूर फोड़ेंगे। तो एक बार, लास्ट बार, अब की बार 700 पार, नहीं रुकेंगे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।